दोस्तों कैसे हैं आप। अब वो समय आ गया है कि हम लोग और डीपली थोड़ा सा बात कर लें कि एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो समय अब आ गया है। पहले भी हमने बात किया हुआ है, लेकिन अब उसको हम लोग डीपली थोड़ा सा बात कर लेंगे और हम लोग एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करेंगे और इसकी पूरी संभावना है कि आप क्लास 12th में बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, क्या है कि जैसे जो स्ट्रेटेजी है हमारा, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी क्या है समझिएगा। पहला कि आप एवरी क्वेश्चन टच करिएगा, ठीक है ना। प्लीज टच द एवरी क्वेश्चन। सपोज करिए कि अगर आप 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप साल भर से पढ़ रहे हैं क्लास 12th को और आप काफी एफर्ट किए हैं और एफर्ट कर भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो 3 मतलब क्वेश्चन है उसमें आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। आपके पास इतना कॉन्सेप्ट होगा कि आप कुछ ना कुछ तो लिख ही पाएंगे। तो आपको ना हर क्वेश्चन टच करना है, टच द एवरी क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला हमारा हो गया, ये पहला है हमारा। ठीक है, कि टच द एवरी क्वेश्चन, पहला आपका ये पहला तरीका हो गया, पहला स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जैसे आप ना आपके मन में आता होगा कि भाई डेरिवेशन है, भाई थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है। तो पहली बात तो आप जान जा रहे कि न्यूमेरिकल बिना थ्योरी कॉन्सेप्ट के लगने वाला नहीं है, तो थ्योरी कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। डेरिवेशन में आप क्या पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। तो डेरिवेशन में जैसे ऐसा समझ लीजिए, डेरिवेशन में आप ये समझ लीजिए कि जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है, जिसमें आता है ना इक्वल टू क्या आता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर आता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ये आप पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला आता है। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला आता है, ठीक है, जिसमें नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ना, कंडक्टिंग के लिए है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग के लिए कितना आता है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और कंडक्टिंग के लिए कितना आता है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट जो है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसका आप डेरिवेशन पढ़ लीजिए। उसके बाद इस डेरिवेशन के साथ साथ दूसरा आप एक है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये वाला पढ़ लीजिए। इसका तो फार्मूला आपको पता होगा, सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आपको जानकारी होगा, ये पढ़ लीजिए। ये जब क्या है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में है तब ये फार्मूला होगा। सपोज कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है तो फार्मूला क्या हो जाता है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी हो जाता है। तो टी वाला पार्ट जो है, टी वाला पार्ट हट जाता है। ठीक है, तो ये दोनों को आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लेंगे, डेरिवेशन आने की पूरी संभावना बन जाएगी। ठीक है, तीसरा जैसे कि आपको पता है कि मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू क्या हो गया, 1/v प्लस 1/u। तो इसमें भी दो आ गए, कौन आ गया, कनकेव मिरर आ गया, कन्वेक्स मिरर आ गया। और एक लेंस फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, इसमें भी दो आ गए, एक कनकेव लेंस आ गया, कन्वेक्स लेंस आ गया। तो इनका आप क्या पढ़ लीजिए, डेरिवेशन पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए आपका आएगा कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी संभावना है। ठीक है, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जैसे सपोज करिए आपको पता है कि भाई टेलीस्कोप उसके बाद क्या है, अभी डेरिवेशन नहीं है ना, ये ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं, नहीं मतलब जैसे कि डेरिवेशन तो आपका ये समझ में आ गया, और भी डेरिवेशन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, स्ट्रेटेजी को 2 पार्ट में बनाऊंगा। पार्ट फर्स्ट में जितना अधिक से अधिक मैं डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं, जो बच जाएगा उसको पार्ट सेकंड में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए टेलीस्कोप जैसे है, कंपाउंड
कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसे है, तो इसका जो रे डायग्राम है, रे डायग्राम जो है इसको पढ़ लीजिए। आप पढ़िए, जितना बता रहा हूं आप बस उतना करिए, ठीक है। आप निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक है। आपको जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं बस वैसे उसको फॉलो करिए। पहले जितना पढ़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, अब जो मैं बता रहा हूं सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया कि डेरिवेशन में ये दो में पढ़िए, एक के आने की पूरी संभावना, इन दोनों को करिए, एक के आने की पूरी संभावना, इन चारों को करिए, एक एक के आने की पूरी संभावना, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर देखा जाए टेलीस्कोप का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम पढ़िए, एक के आने की पूरी संभावना। उसके बाद आप थोड़ा सा एसी जनरेटर पे ध्यान दे दीजिए, आप ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका स्टेप अप स्टेप डाउन है ना, पूरा अच्छे से उसका क्या एसी जनरेटर का कैसे वर्किंग वगैरह है सब कुछ पढ़ लीजिए। दोनों में से एक आने की पूरी संभावना, ठीक है। उसके बाद एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर के बाद ठीक है, आप क्या पढ़ लीजिए और क्या पढ़ लीजिए, और आप एक काम करिए, एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर के बाद आप डिस्कस कर लीजिए क्या बोलते हैं, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। फुल वेव रेक्टिफायर है, इसको पढ़ लीजिए। एक बात याद रखिएगा, जैसे 14 चैप्टर अगर है लगभग, तो 14 चैप्टर में से कौन से चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ना है। जैसे पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन अभी वर्तमान समय में आपने पहले वर्तमान समय की जो परिस्थिति की गंभीर मतलब समय की गंभीरता है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर करना ये है, आप समझिएगा कि जैसे जो मेन टॉपिक है उस पर पहले ज्यादा फोकस करना। अगर आपने पहले पूरा पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। सपोज अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आपको किसी बात का टेंशन है, तो जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं अगर आप करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैंने 92 मार्क्स गेन किए थे, याद रखिएगा 92 मार्क्स, ठीक है। तो आप कितना गेन करेंगे आप देखिएगा, मुझे आप पे विश्वास है 96 98 आप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक काम करिएगा, एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर में आपने अच्छे से पढ़ लिया, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया, एक आने की पूरी संभावना, ये दोनों में एक आने की पूरी संभावना। उसके बाद अगर आप चैप्टर में पूछेंगे ना, आप सेमी कंडक्टर जो चैप्टर है, सेमी कंडक्टर जो है, और उसके बाद लाइट में रे प्लस जो वेव ऑप्टिक्स है, और उसके बाद जो एसी और डीसी है, इनको आप लास्ट वाले जो टाइम में 10 दिन बचा रहेगा उसमें आप पढ़िएगा। इससे क्या होगा, दिमाग में एकदम बैठा रहेगा, जाइएगा पेपर में आएगा तुरंत छाप दीजिएगा, तुरंत लिख दीजिएगा, ठीक है अच्छे से। यही हमारा मेन मोटो है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे एसीडीसी की बात आ गई, अगर मैं लिख दिया हूं एलसीआर सर्किट आएगा, पूरी संभावना है आएगा एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट को पढ़ लीजिए, उसका इंपीडेंस वगैरह क्या है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें एक चीज दिया हुआ है रेजोनेंस, रेजोनेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो पेन चल जा रहा है बोर्ड पे जिसके बारे में, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद एग्जाम दे दीजिए, देने के बाद आके कमेंट करिएगा, ठीक है। आप प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, बस इतना जानिए, आप खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि सर का अनुभव बहुत ही बेहतरीन था। अभी से बता दे रहा हूं आपको, अगर आपने इन चीजों को कर लिया तो समझ लीजिए कि मतलब आपने अपने चीजों को मतलब बहुत हद तक बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया आपने अपने चीजों को, और आदमी अपने लिए करता ही करता है, तो आप क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज सबके लिए है, जो बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं उनके लिए भी है, और जो जिनका बहुत कुछ छूटा हुआ है उनके लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेमीकंडक्टर और रे प्लस वेव रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एसीडीसी। इस चैप्टर को जब 10 दिन का समय बचेगा तब अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। रेजोनेंस को आप एलसीआर जो आपका ये है एसीडीसी चैप्टर है उसमें रेजोनेंस दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद उसी में आता है एक क्या बोलते हैं, ठीक है ना, रेजोनेंस हो गया आपका, और उसी में आता है पावर फैक्टर आता है, पावर फैक्टर cos फाई, ठीक है। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा बात करें किसके बारे में,
ध्यान दीजिएगा, जो चीज छूट जाएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद ग्राफ की बात आती है, तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी कर्व को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे ये जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इस चैप्टर में आप देखे होंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए जो ग्राफ वगैरह है उस ग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को अगर ऐसे आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जैसे आपका चैप्टर है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में कम से कम आप 6 क्वेश्चन लगा लीजिए। जब आप क्वेश्चन लगा लेंगे 6, तो पाम रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का क्या बोलते हैं आपका पाम मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है ना, अच्छा से एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, तो फिर क्वेश्चन वगैरह आएगा तो करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ये कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद और भी टॉपिक है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और फिलहाल आप इस समय एक चीज जान जाइए कि कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत, एक। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा साथ में ये जो मैंने आपको बताया है कर्व, डेरिवेशन और जो मेन टॉपिक बताया है उस टॉपिक को आप टच करिए। उस टॉपिक का सेंस क्या है कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर ग्राफ है तो उस ग्राफ को कंप्लीट करिए, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को कंप्लीट करिए, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्या बोलते हैं आपका न्यूमेरिकल आप उस टॉपिक से रिलेटेड करिए। उसके बाद क्या बोलते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट सब तैयार करिए। उस टॉपिक के पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट, ठीक है ना, पार्ट फर्स्ट का ये हमारा क्या हुआ, अपना एक स्ट्रेटेजी हुआ, और ठीक है ना। और पार्ट सेकंड में हम लोग और भी चीजों को डिस्कस करेंगे, ओके।